क्या खेती का भविष्य अब बदलने वाला है और क्या आने वाला समय ऐसा होगा जहां किसान ज्यादा पानी खर्च करने वाली फसलों की जगह कम पानी में ज्यादा समझदारी वाली खेती करेंगे? दरअसल छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से आई एक तस्वीर इसी बदलाव का संकेत दे रही है, जहां 400 से ज्यादा पंचायतों ने गर्मियों में धान की खेती नहीं करने का फैसला लिया है। लेकिन ये सिर्फ धान छोड़ने की कहानी नहीं है, ये एक नई सोच की शुरुआत भी है। एक ऐसी खेती की ओर कदम जो कम पानी में हो सकती है, कम लागत में तैयार हो सकती है और बदलते मौसम की चुनौतियों का सामना भी कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिलेट्स की, यानी मोटे अनाजों की, जिसे आज देश श्री अन्न के नाम से बढ़ावा दे रहा है। सवाल है, क्या मिलेट्स भारत की खेती का भविष्य बन सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है या फिर किसानों के लिए लंबे समय का कोई समाधान? क्योंकि भारत में खेती का पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है। एक तरफ धान जैसी फसलें हैं जिसमें पानी की जरूरत ज्यादा होती है, तो दूसरी तरफ मिलेट्स हैं जिन्हें कम पानी में भी उगाया जा सकता है। और इसी वजह से मिलेट्स को क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप कहा जाता है, क्योंकि ये कम बारिश, गर्मी और सूखे जैसी परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखती हैं। कई रिसर्च के अनुसार मिलेट्स को धान की तुलना में काफी कम पानी की जरूरत होती है। यानी ऐसे समय में जब देश के कई हिस्से जल संकट का सामना कर रहे हैं, मिलेट्स खेती को ज्यादा टिकाऊ बनाने का विकल्प बन सकते हैं। इतना ही नहीं, मिलेट्स में फाइबर, आयरन और कई जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। यानी ये सिर्फ खेतों के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं। भारत आज मिलेट्स उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। देश में हर साल करीब 1 करोड़ 60 लाख से 1 करोड़ 80 लाख टन मिलेट्स का प्रोडक्शन होता है। विदेशी उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 35 से 40% तक है। लेकिन चुनौती अब आगे की है, क्योंकि उत्पादन में नंबर 1 होने के बावजूद एक्सपोर्ट में अभी काफी संभावनाएं बाकी हैं। भारत का मिलेट्स एक्सपोर्ट फिलहाल करीब 1.5 लाख से 2 लाख टन के आसपास है और सरकार अब श्री अन्न अभियान के जरिए इसे बढ़ावा दे रही है और आने वाले सालों में निर्यात को $1 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान बड़े पैमाने पर मिलेट्स को अपनाएंगे? क्योंकि फसल बदलने के लिए सिर्फ सलाह नहीं बल्कि मार्केट, एमएसपी, प्रोसेसिंग और बेहतर कमाई का भरोसा भी बहुत जरूरी होता है। इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मिलेट्स एक्सपर्ट मिसेस पल्लवी उपाध्याय। आप फाउंडर एंड एमडी हैं मिलेट्स फॉर हेल्थ से और आप एक रिसर्चर हैं। पल्लवी जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। पल्लवी जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि मिलेट्स को क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप क्यों कहा जा रहा है इस समय? क्या लगता है आपको वास्तव में मिलेट्स में धान का एक मजबूत और टिकाऊ विकल्प इस समय बन सकता है मिलेट्स? जी, मिलेट्स को डेफिनेटली क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप इसलिए कहा जाता है। नंबर 1, एक तो ये पानी बहुत कम लेते हैं। तो जो हमारे सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, अब तो खैर क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत जगह पे इनकी वैल्यू निकल के आ रही है, बट ओरिजिनली जैसे जो सूखाग्रस्त रीजन्स हैं, जहाँ पे पानी कम होता है, जहाँ पे जमीन बहुत उपजाऊ नहीं है, वहाँ के तो ये स्टेपल्स हुआ करते थे। जो क्रॉप की यील्ड होती है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से भी धान और गेहूं दोनों की यील्ड में बहुत फर्क पड़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी में बहुत फर्क पड़ता है। मिलेट ही एक ऐसी क्रॉप है जिसके यील्ड में इंक्रीजिंग टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता है। तो यील्ड का भी एक सवाल है, कम पानी लेने वाला सवाल है, और खराब से खराब जमीन में भी होने वाली भी एक बात है। तो मिलेट्स इन सारी चीजों को लेते हुए जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और जो अब हम दुनिया में देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो गई है, मिलेट्स इन सब चीजों का सामना करने में सक्षम है। तो सही तरीके से ये मतलब क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप्स डेफिनेटली हैं। क्लाइमेट स्मार्ट के साथ साथ ये न्यूट्रिशन स्मार्ट क्रॉप्स भी हैं, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं। बिल्कुल। तो अभी धान के मुकाबले अगर हम देखें तो मिलेट्स में पानी की कितनी एक बचत हो जाती है और जमीन पर इसकी वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या पोजीशन है इस समय? पानी की बचत तो बहुत सिग्निफिकेंट होती है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1/3 पानी मिलेट क्रॉप्स में लगता है। और ये रेन फेड भी हैं, जैसे कि इनको इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बारिश से एक आध बारिश भी हो तो भी वो क्रॉप सरवाइव कर जाती है।
और जैसे हम देखें तो हमारे देश में सारे जगह पे अलग अलग तरीके के मिलेट्स होते थे। पहाड़ों में भी मिलेट्स होते हैं, जैसे आप देखें पहाड़ पे जो सामा का चावल है उसको जंगूरा कहते हैं। रागी जो नाम है हमारा फिंगर मिलेट का, पहाड़ में उसको मड़ुआ कहते हैं। ये हमारे ट्राइबल बेल्ट छत्तीसगढ़ एमपी ये सब एरियाज में भी कोदो कुटकी बहुत ज्यादा होता है। इस मतलब पूरे देश में चाहे जिस भी तरीके का एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, मिलेट्स सब जगह थ्राइव करते हैं। ये इस बात से भी जाहिर होता है क्योंकि हर रीजनल लैंग्वेज में सारे मिलेट्स के नाम हैं हमारे पास। अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो वो क्योंकि हर जगह होते थे इसीलिए सारे मिलेट्स सारी जगह हुआ करते थे, और सारे रीजन्स में भी होते हैं। तो इस वजह से इनको मतलब जो है एक फ्यूचर रेडी क्रॉप की तरह हम देख सकते हैं। तो अभी पल्लवी जी, जैसे कि छत्तीसगढ़ के इस बैमतरों से जैसे मॉडल देखने को मिला है, तो क्या लगता है आपको कि पूरे देश में भी इस तरीके से ये मॉडल जो है ये एप्लीकेबल किया जा सकता है अदर स्टेट्स में भी? देखिए बिल्कुल एप्लीकेबल किया जा सकता है। जहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि पानी की कमी है या पानी की कमी हम होने वाली है, गर्मी बहुत पड़ रही है, इन सब रीजन्स में बिल्कुल एक फूड सिक्योरिटी के नजरिए से मिलेट्स को एज एन ऑल्टरनेटिव हमें डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। एक चीज और भी, जैसे हम किसानों के साथ जुड़े हुए हैं बुंदेलखंड से और रायलसीमा रीजन से, तो इन जगहों पे भी जैसे किसानों के पास बहुत तरीके की जमीन होती है, तो हम उनको एनकरेज करते हैं कि आपकी जिस जमीन पे कुछ हो नहीं पा रहा है, जो पड़ी हुई है, आप उसको मिलेट की खेती के लिए यूटिलाइज करिए। क्योंकि देखिए किसान इकोनॉमिक्स तो देखेगा ही, अगर उसको लगता है कि मेरी कोई उपजाऊ जमीन है जिसमें एक और हाई यील्ड क्रॉप या कोई कैश क्रॉप हो सकती है, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो हम उनको ये इसलिए एनकरेज करते हैं, ये बोल के एनकरेज करते हैं कि जिस जमीन में कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें आप मिलेट का क्रॉप ट्राई करिए, तो एक तरीके से उनकी इनकम इंक्रीज ही होगी। तो इस समय तो देखिए जैसे कि अल नीनो का खतरा है, बारिश को लेकर इस तरीके की जो चुनौतियां अभी सामने आ रही हैं, आगे क्या होगा अभी नहीं पता, लेकिन जो ये चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों में आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मिलेट्स हैं? देखिए अभी तो ठीक है, ऑल्टरनेटिव क्रॉप की वजह से किसानों को हो सकता है कि डाइवर्जन लेना पड़े क्योंकि पानी की बहुत बड़ी समस्या इस समय खड़ी है, लेकिन आगे भी वो फर्दर इसको अपनाएं। ऐसे कौन से मिलेट्स हो सकते हैं जो उनको फायदा दे सकते हैं, जिनका उनको एक स्टेबल वैल्यू जो है वो मिल सकता है? देखिए मिलेट्स की जितने भी वैरायटीज हैं, सारे वैरायटीज ही लगभग 8 9 10 कमर्शियली अवेलेबल वैरायटीज हैं हमारे कंट्रीज में। ज्वार बाजरा रागी कोदो कुटकी कंगनी ये सब सावा, तो ये सारी वैरायटीज ही काफी वायबल हैं। और हमको एक रीजनल प्रेफरेंस भी देख के इस पे काम करना पड़ेगा कि कुछ जैसे राजस्थान में बाजरा काफी होता है, ट्रेडिशनली कोदो भी हुआ करता था ठीक ठाक उस रीजन में। तो ये थोड़ा सा एक हमें ये रिसर्च का भी विषय है, ये देखना पड़ेगा कि क्या चीजें होती थी। और अभी बहुत सारी हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज भी सरकार इस पे रिसर्च कर रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट पीस में लगा हुआ है। तो वो सब देखते हुए हमें मुझे लगता है कि सारे एरियाज के हिसाब से क्या सूटेबल हो सकता है वो करते हैं। बट कमर्शियली अगर आप देखें तो धीरे धीरे सारे मिलेट्स का जो है मार्केट बढ़ रहा है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, और सरकार के सपोर्ट से धीरे धीरे इसमें पॉपुलैरिटी भी आ रही है, एंटरप्रेन्योर्स को भी मदद मिल रही है, और सरकार प्रमोशन के लिए भी काफी चीजें कर रही है। तो जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि इतने साल लगे हैं हमें भूलने में इन्हें, तो कुछ साल का एफर्ट तो हमें चाहिए होगा इसको दोबारा रिवाइवल में लाने में, बट लॉन्ग रन में ये बिल्कुल प्रॉफिटेबल रहेगा। जैसे कि सरकार की अभी श्री अन्न पहल से आपको क्या लगता है कि मिलेट्स को कितना फायदा इस समय मिला है? क्या इसका असर वाकई में जमीनी स्तर पर देखने को मिला है क्या, जैसे सरकार प्रमोट कर रही है इसको? बिल्कुल, धीरे धीरे साल ब साल हम देख रहे हैं, ईयर ऑन ईयर लोगों का जो इंटरेस्ट है और डिमांड जनरेशन जो हो रहा है, हमें अलग अलग रीजन से डिमांड आ रही है। अभी कल परसों ही रूरल बिहार से किसान ने हमें अप्रोच किया कि सीड्स कहाँ से ले सकते हैं, इस साल हम मिलेट्स उगाना चाह रहे हैं। तो किसानों का भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसमें, और मार्केट में भी डेफिनेटली लोग मिलेट के प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे हैं। खाना जहां मिलेट का होता है वहां लोग काफी आते हैं। जो हमारा मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर भारत सरकार के सौजन्य से दिल्ली हाट आईएनए में चल रहा है, वहां पे मिलेट का डोसा और मिलेट का पिज्जा मोमोज इन सब चीजों की काफी ज्यादा डिमांड है, और रिपीट लोग भी आते हैं। जैसे जो एक बार खा के जाता है तो वो दोबारा लौट के जरूर आता है हमारे पास खाने के लिए। तो डेफिनेटली, और अपने घर में भी पकाने के लिए जैसे हमारे जो ड्राई प्रोडक्ट्स हैं, खिचड़ी मिक्स हो गया मिलेट का, या कोई डोसा मिक्स हो गया, या स्नैक्स ही हो गए,
जो कि सबसे आसान है रिप्लेस करना। तो लोग हेल्दी स्नैक्स की भी डिमांड कर रहे हैं, और मिलेट्स इतने वर्सटाइल होते हैं कि ये सारी चीजों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो डेफिनेटली किसानों के पर्सपेक्टिव से भी और बाजार के पर्सपेक्टिव से भी इसमें तेजी तो आ रही है, बट हर चीज को एक सस्टेनेबल होने में टाइम लगता है। सरकार का काफी सपोर्ट है, श्री अन्न अभियान का बहुत सपोर्ट है अलग अलग स्टेट्स में, और इससे मूवमेंट को काफी बढ़ावा मिल रहा है। पल्लवी जी, जैसे कि हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि जैसे मिलेट्स जो हैं, नो डाउट्स इसको जो है अभी ऐसा लग रहा है कि ये एक हाई यील्ड क्रॉप की तरह इसको देख रहे हैं, क्योंकि इसमें जो अभी मिलेट्स जो है वो शहरी जगहों पर ज़्यादा अभी पोषण के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है ये डिमांड सिर्फ शहरी सेक्टर से निकलेगी, या गाँव में भी अभी लग रहा है कि कुछ एक डिमांड्स और इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, काफी सारी चीजें जो हैं, हम चाहते तो हैं कि सब जगह से एक तरीके की डिमांड आए, बट हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो एक कोई भी चीज अगर शहरी में या ज्यादा एफ्लुएंट रीजन में जो पहले पॉपुलर होती है, फिर वो धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होती है। अगर इसको अब मिलेट्स को ट्रेडिशनली कैसे देखा गया है, गरीबों का खाना है, मोटा अनाज है, इस तरीके पर्सपेक्टिव से देखा गया है। जब काफी सालों पहले हमने मिलेट्स पे काम शुरू किया था, तो घर में जो मेड जाती हैं उनसे पूछा कि ये अनाज आपको पता है, ये अनाज आप खाते हैं? तो उनका जवाब ये था कि अब नहीं खाते हैं दीदी, हम पहले खाते थे पर अब नहीं खाते हैं। तो देखिए, कोई भी चीज एक अपवर्ड मोबिलिटी वाली चीज होती है। किसी को लगता है कि अब जैसे जंक फूड्स क्यों पॉपुलर हुए, और क्यों गाँव में भी और अर्बन स्लम्स में और हर जगह जंक फूड्स पहुंच गए हैं, क्यों? क्योंकि उसको एक एफ्लुएंट फूड की तरह देखा गया है कि हाँ, ये पिज्जा और बर्गर और ये फ्रेंच फ्राइज जो है ये अमीर लोग खाते हैं। तो वो अब धीरे धीरे मोमोज हो गए, सब जगह पॉपुलर हो गए। तो धीरे धीरे मुझे लगता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। अपवर्ड मोबिलिटी की जो चाह है, जब लोग देखेंगे कि हाँ सब लोग यही खा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट होगा, और उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। और अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है, ऐसा नहीं है कि गांव में हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं हैं, छोटे शहरों में हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं हैं, वहां से तो ऑलरेडी डिमांड्स आनी शुरू हो गई हैं। ओके। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारत प्रोडक्शन में तो ऑलरेडी दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ऐसी कौन सी जरूरी स्टेप हैं जो अभी भारत में होने चाहिए? एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए देखिए, कुछ एक तो प्रोडक्ट्स का एक अवेयरनेस, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन से कंट्री में किस तरीके के प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे एंटरप्रेन्योर्स को पता चले कि अलग अलग देशों में अब जो चीज हमारे यहाँ, मान लीजिए हम मिलेट की नमकीन बना रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मिलेट की नमकीन यूरोप में बिके, और बिकेगी भी तो हो सकता है कि खाली इंडियन डायस्पोरा में बिके। तो वहां पे किस तरह के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम किस तरीके से भारत में उस क्वालिटी का बना सकते हैं, इस तरह की नॉलेज, अवेयरनेस अगर एंटरप्रेन्योर्स में बढ़े तो उससे डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। प्रोसेसिंग पे और वैल्यू एडिशन पे लगातार और ज्यादा हमें काम करने की जरूरत है, और ये हो रहा है, पर धीरे धीरे इसके ऊपर और ध्यान देने की जरूरत है। तो आई थिंक इंफॉर्मेशन, नॉलेज वाला जो एक गैप है कि कहाँ किस तरह की डिमांड है, वो हमें ज्यादा से ज्यादा पता चलना चाहिए। तो उससे फर्क पड़ेगा। अभी एक्सपोर्ट्स मुझे लगता है लार्जली या तो हमारे रॉवरियंस के हो रहे हैं, या जो इंडियन डायस्पोरा है अलग अलग देशों में, वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का डिमांड कर रहा है, क्योंकि वहां पे भी अवेयरनेस बढ़ी है। बट इसको अगर एक जनरल तरीके से सारी पॉपुलेशन में वो करना है, तो हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे जो कंट्री स्पेसिफिक हो, जहाँ जो वहाँ पे उसकी डिमांड हो। और अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है या इस तरीके की कोई रिसर्च होती है, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि अगले 5 सालों में मिलेट्स का जो ये बिजनेस है, ये कहाँ खड़ा दिखाई देगा? मिलेट्स के बिजनेस में लगातार देखिए बढ़ावा ही हो रहा है, और डोमेस्टिकली भी। अभी तो जैसे आप कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो अभी तो हमने इंडियन मार्केट भी सैचुरेट नहीं किया है। इंडिया में भी अभी काफी डिमांड बढ़ने का स्कोप है, और काफी कंजम्पशन हमारे देश में अपने इतने लोग हैं कि यही डिमांड हम लोग काफी सिग्निफिकेंटली पूरा करें तो बहुत फर्क पड़ जाएगा मिलेट के बिजनेस पे। और एक्सपोर्ट पे तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी। तो 5 सालों में मुझे लगता है कि हम मिलेट का सेगमेंट जो है कुछ और एग्री कमोडिटीज के साथ ठीक ठाक लेवल पे खड़ा हो सकता है। तो यानी कि ये मान के चलें कि आने वाले टाइम में मिलेट्स भारत की एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नई क्रांति ला सकता है? ला सकता है, और ये बदलाव ऑलरेडी शुरू हो गया है। भारत अब मिलेट्स के लिए लोग हमें जानने भी लगे हैं।
तो इसको हमें और बढ़ावा देते हुए और सपोर्ट देते हुए, क्वालिटी को कंसिस्टेंट रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो हम ज़रूर इसके लिए जाने जाएंगे और ज़रूर हमारी एक बहुत अच्छी पहचान बनेगी देश विदेश में, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स हैं। इनके अंदर जो अलग अलग जो फाइबर का कंटेंट है, किसी मिलेट में कैल्शियम है, किसी में आयरन है, बी विटामिन हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इतने न्यूट्रिशियस हैं ये कि ये डेफिनेटली अपने लिए एक बहुत अच्छी जगह बना सकते हैं। जैसे ये भारत में ही अगर आप देखें तो हेल्दी खाने की तो बात है ही, साथ साथ डिजीज प्रिवेंशन में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि डायबिटीज और मोटापे वाले मरीजों के लिए कौन से मिलेट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि सारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे। देखिए, मिलेट सारे हाई फाइबर होते हैं, तो आप एक बैलेंस तरीके से देखिए, कोई ये नहीं कहता कि अचानक से आप गेहूं और चावल छोड़ के सिर्फ मिलेट्स खाना शुरू कर दीजिए, वो एक कोई सस्टेनेबल चीज नहीं है। आप वो भी खाइए और अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा मिलेट की वैरायटीज को बढ़ावा दीजिए, बढ़ाने की कोशिश करिए। एक 1 मील अ डे से शुरू करिए। और मिलेट्स के सारे वैरायटीज ही बेनिफिशियल हैं मोटापा कम करने के लिए और डायबिटीज के लिए भी। हर चीज एक बैलेंस तरीके से करनी चाहिए। कभी थोड़ा मिलेट का चावल बना लिया, कभी उसकी खिचड़ी बना ली, कभी डोसा बैटर में डाल लिया। तो बस ग्रेन का वैरायटी जो है अपने खाने में जितना डाइवर्स रहेगा, उतनी डाइवर्स हमें न्यूट्रिशन मिलती है और वो किसी भी डिजीज के प्रिवेंशन में मदद करती है। और मिलेट्स के अंदर जो फाइबर है, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहे जाते हैं, वो मोटापा में और डायबिटीज में बहुत मदद करता है। पल्लवी जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्या मिलेट्स का डेली सेवन करना सुरक्षित है? क्योंकि अक्सर ये सवाल आता है कि ये इसको डेली हम कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं। जैसे आपने कहा कि क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज कीजिए, लेकिन क्या लगता है कि ये डेली इसको ले सकते हैं? मैं तो डेली खाती हूँ। Okay. और अगर आप अब से 60-70 साल पीछे जाएंगे तो हमारे पहले वाले लोग भी मिलेट्स डेली ही खाते थे। गेहूं का कंजम्पशन तो हमारे देश में बहुत कम था। चावल होता था, जहाँ जिन रीजन्स में चावल आसानी से हो जाता है उन रीजन्स में चावल ज्यादा खाते थे। मिलेट्स ही हमारी कंट्री के स्टेपल थे, तो मिलेट्स खाए जाते थे। दैट बीइंग सेड, क्योंकि अब हम लोगों की आदत छूट चुकी है मिलेट्स खाने की, इतना खाने की आदत नहीं है और ये हाई फाइबर होते हैं, तो इसलिए मेरी सलाह लोगों को यही रहती है कि आप अपने डाइट में उसको धीरे धीरे इंक्लूड करिए। किसी एक मिलेट के पीछे मत पड़िए कि खाली यही खाना है तो यही खा रहे हैं, नहीं। 2-3 वैरायटीज एटलीस्ट लीजिए, कभी कुछ खाइए कभी कुछ खाइए। और मिलेट, अगर जैसे आप अपनी डाइट में फाइबर बढ़ा रहे हैं तो पानी का कंजम्पशन भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फाइबर को मतलब पानी भी चाहिए होता है। वैसे बस शरीर आपका अपने आप बता देगा, आपको प्यास ज्यादा लगेगी तो आपको पता चल जाएगा। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो ध्यान में रखते हुए हम धीरे धीरे अपना कंजम्पशन बढ़ाएंगे। तो जेनेटिकली देखिए हमारा शरीर मिलेट्स को बहुत अच्छे से पहचानता है, बट वी नीड टू इंक्रीज इट स्लोली। बट डेली कंजम्पशन इज एब्सोल्युटली सेफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे बढ़ाएं। कोई किसी भी चीज को अचानक से करने से तो नुकसान होता ही है और किसी भी चीज का एक्सेस करने से भी नुकसान होता है। तो एक बैलेंस तरीके से धीरे धीरे करेंगे तो बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये हमारे सारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो आपने सुना पल्लवी जी को, जिनका साफ कहना था कि मिलेट्स का डेली सेवन किया जा सकता है एक बैलेंस तरीके से। तो यानी कि इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि पानी तो बचाना है, खेती को भी हमने टिकाऊ बनाना है और बदलते मौसम की चुनौतियों से भी लड़ना है। तो फसल का चुनाव भी बदलना होगा और शायद मिलेट्स वही रास्ता होगा जो किसानों की आय, देश की सेहत और खेती के भविष्य तीनों को मजबूत बना सकते हैं। तो बहरहाल अनाज अड्डा में आज इतना ही। बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।